My dear aspirants, welcome to all of you. My name is B. Prajapati, डेहरी ऑनसन, रोहतास, बिहार। तो साथियों, आज मैं इस सेशन में फ्रेज यानी वाक्यांश के बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूं। इसके पूर्व यानी पार्ट 2 में वर्ड्स के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा किया था, जिसमें मैंने यह बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं वे आगे चलकर फ्रेजेज, क्लॉजेज या सेंटेंसेज का निर्माण करते हैं और इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं, विचारों, सूचनाओं इत्यादि का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। तो आइए अब आप लोग देखें कि व्हाट इज अ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ मीनिंगफुल यूनिट in a clause or sentence, but it does not contain a subject and predicate। अर्थात जो फ्रेज होता है, वाक्यांश, वह शब्दों का बना हुआ समूह होता है जो किसी क्लॉज यानी उपवाक्य और सेंटेंस मीन्स वाक्य में एक अर्थयुक्त इकाई के रूप में काम करता है, लेकिन वह अपने पास कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं रखता है। तो अब यहां एक प्रश्न उठता है कि मीनिंगफुल यूनिट क्या कहलाता है ना? तो साथियों, इसके बारे में आप लोगों को विशेष क्लैरिफिकेशन है तो मैंने 2 सेंटेंस से यहां पर दर्शाया है। तो आइए इनको देखें। पहला सेंटेंस है द बॉय इन द रूम इज माई ब्रदर। और सेकेंड सेंटेंस क्या है? राम ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। तो साथियों, पहले आप लोग इन दोनों वाक्यों में फ्रेजेज को चुने कि वे कहाँ हैं। तो आइए, पहला वाक्य में इन द रूम और दूसरा वाक्य में इन अ गुड मैनर है। ये 2 फ्रेजेज हैं। तो इन दोनों को मैंने यहां दर्शाया है विशेष चर्चा है। तो आइए देखिए कि मीनिंगफुल यूनिट आखिर क्या होता है। तो
इन द रूम जो है वह 3 वर्ड्स से बना हुआ है, जो कि एक फ्रेज के रूप में या फर्स्ट सेंटेंस में काम कर रहा है। तो साथियों, इन द रूम में जो वर्ड्स हैं, पहला है इन। तो इन जो है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन, चलिए हो गया। अच्छा, अब दूसरा क्या है? द आर्टिकल है। चाहे इसको एडजेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। चलिए, अब आगे जो रूम है यह क्या है? नाउन है। साथियों, ये तीनों वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से भिन्न है ना। पहला जो है वो इन प्रीपोजिशन है, सेकेंड द आर्टिकल है या एडजेक्टिव कहिए उसको, और जो थर्ड है रूम, वह क्या है? नाउन है। तो यहां पर ये तीनों वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से अपने जाति को भूल करके और इस सेंटेंस में एक यूनिट के रूप में, मीनिंगफुल यूनिट के रूप में कार्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो भी देखिए। तो इसका हिंदी अर्थ हुआ कि वह लड़का जो रूम में है वह मेरा भाई है, या रूम में बैठा हुआ लड़का मेरा भाई है। तो यहां पर जो इन द रूम है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से क्या है? बोलिए, क्या है? एडजेक्टिव है। ये तीनों मिलकर के एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। और यहां क्या है? तीनों तीन है, तीनों तीन पार्ट है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, है कि नहीं? प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, नाउन है। और यहां तीनों मिलकर के क्या हो गए? एडजेक्टिव बन गए। तो यही मीनिंगफुल यूनिट कहलाता है कि अपना जो शाब्दिक अर्थ है अपना अपना वो छोड़ करके और अपनी जातियां भूल करके वे एक में मिलकर एक मीनिंगफुल यूनिट तैयार करते हैं और किसी सेंटेंस में काम करते हैं, जो कि यहां इन द रूम काम कर रहा है। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है। एडजेक्टिव के का क्या परिभाषा होता है? यही ना कि जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाए, मैंने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, चाहे उसके बारे में डिस्क्राइब करे। तो देखिए यहाँ पर बॉय जो है नाउन है। देखिए बॉय क्या है? नाउन है, ये बाय नाउन है। और नाउन का यही क्वालिफाई कर रहा है इन द रूम, पूरा मिल करके, केवल इन नहीं और न द ही और न रूम ही, पूरा मिल करके इन द रूम इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तब ये क्या हो गए? तीनों मिल करके एडजेक्टिव हो गए। इसी को कहते हैं यूनिटी, यानी मीनिंगफुल यूनिट। ठीक है।
चलिए, अब सेकंड सेंटेंस क्या है? राम ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर। तो यहां पर इस गुड, इन अ गुड मैनर को हमने यहां दर्शाया है। तो अब आइए, अब इसमें देखिए, ये 4 वर्ड से बना हुआ है जो फ्रेज है इन अ गुड मैनर। उनमें कौन कौन से वर्ड्स हैं? इन है, क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से प्रीपोजिशन, आर्टिकल या एडजेक्टिव कहिए, गुड एडजेक्टिव, मैनर, नाउन। साथियों, ये जो चारों वर्ड्स हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से भिन्न है ना? यहाँ पर इन प्रीपोजिशन, आर्टिकल या एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव, मैनर, नाउन। लेकिन ये चारों वर्ड्स अपना जो है वो अपना अपना जाति छोड़ करके और एक में मिल गए और मिल करके एक मीनिंगफुल यूनिट तैयार किए। वो क्या हो गया? इन्हें गुड मैनर, जो यहाँ इस सेंटेंस में कार्य कर रहा है एक फ्रेज के रूप में। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? राम ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर, यानी राम हमेशा अच्छे तरीके से व्यवहार करता है। ठीक है? तो यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से इन अ गुड मैनर क्या है? बोलिए। एडवर्ब है। देखिए, इसी को अनेकता में एकता कहते हैं। यही यूनिटी है, यही मीनिंगफुल यूनिट कहा जाता है। इसमें कहीं भी एडवर्ब का जिक्र नहीं है, नहीं ना है। ये चारों में कोई एडवर्ब नहीं है और यहाँ ये चारों मिलकर के एडवर्ब का काम करने लगे। तो यही ना मीनिंगफुल यूनिट हुआ। अब तब इनका क्या अर्थ हो जा रहा है कि क्या होता है? अच्छे तरीके से हमेशा व्यवहार करता है। कौन? हुआ ना? तो साथियों, तो अब मीनिंगफुल यूनिट के संबंध में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है। नहीं ना? ठीक है, तो अब आगे बढ़े हम। तो यहाँ तक तो हो गया। हम मीनिंगफुल यूनिट के बारे में समझ गए कि क्या होता है। हाँ, ये लोग अपना अपना शाब्दिक अर्थ भूल जाते हैं और जातियां भी भूल जाते हैं। फ्रेज जब बनाते हैं तो, और केवल एक समूह ने मिल करके मीनिंगफुल यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, वही फ्रेज कहलाते हैं। और जब अपना अपना अर्थ रखने लगेंगे शाब्दिक, तो अब क्या हो जाएगा? अब तो शब्द हो जाएगा और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग अलग हो जाएंगे। विभाजन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इनको विभाजन हम कर दें तो अलग अलग हो गया है कि नहीं है? देखिए, तो ये 4 वर्ड्स हैं इसमें और 3 इसमें है। तीनों 3 जाति का है। हो देख लीजिए, यहाँ भी ये 4 गो हैं, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, नहीं ना है।
और फिर भी मीनिंगफुल यूनिट होने के नाते यानी फ्रेज के चलते यह एडवर्ब के रूप में यहाँ पर चारों मिलकर काम कर रहे हैं। अब कहिए कि एडवर्ब कैसे हैं? हाँ, थोड़ा ये क्लेरिफिकेशन जरूरी समझता हूँ। तो एडवर्ब जो होता है वह वर्ब या एडजेक्टिव या स्वयं को मॉडिफाई करता है। स्वयं माने एडवर्ब को। तो देखिए यहाँ ये क्या करता है, वर्ब्स को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब्स क्या है? वर्ब है ना। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे कि बट इट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन जो फ्रेज होता है वह अपने साथ कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं रखता है। ऐसा क्यों? बहुत से शब्दों को अपने साथ रखता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखिए यहां है कि नहीं। अब फिर भी इस सब्जेक्ट या प्रेडिकेट काहे नहीं रखेगा भाई? इसलिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखने का अधिकार इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक केवल क्लॉज तथा सेंटेंस को ही प्राप्त है और किसी दूसरे को नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब एक साथ मिल जाते हैं तब क्या होता है? उसका रिजल्ट वे क्लॉज या वाक्य बन जाते हैं। इसीलिए यहां प्रोहिबिटेड है कि बहुत शब्दों को रखेगा लेकिन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं रखेगा। नहीं तो यह फ्रेज जो है यह वाक्यांश नहीं रह जाएगा, तब क्या हो जाएगा? या तो उपवाक्य बन जाएगा या वाक्य बन जाएगा, यानी क्लॉज बन जाएगा या सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों सेंटेंसेज में इन द रूम इन अ गुड मैनर जो है क्या कर रहा है? वाक्य में शामिल है ना, वाक्य में ही रहेगा शामिल। कह रहे हैं ना कि इन अ क्लॉज और सेंटेंस, इसमें वो रहेगा। स्वयं वाक्य वो नहीं बना सकता है, उसके पास अधिकार प्राप्त नहीं, ना ना कभी नहीं। तो साथियों अब आगे देखिए। अब यह होता है कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आखिर होता क्या है? तो आइए थोड़ा इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोग प्राप्त करें। चूंकि टॉपिक जो है वो फ्रेज का है, उसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करना उचित नहीं समझता हूँ। फिर भी लेकिन इसमें शामिल है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो संक्षिप्त चर्चा अवश्य करूँगा। तो आइए देखिए, व्हाट इज अ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है पहले यह देख लीजिए, तब प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे।
तो a subject can be a noun or pronoun or noun equivalent we speak about। अर्थात सब्जेक्ट जो होता है वह पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, कोई 2-4 सेंटेंसेज की बात हम नहीं कह रहे हैं। किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या नाउन इक्विवेलेंट जो भी हो वो हो सकता है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब तो आप लोग समझ गए। और सब्जेक्ट्स जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट। तो थोड़ा और विस्तृत जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं कि आखिर सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंपल सब्जेक्ट के अंतर्गत ओनली सब्जेक्ट आता है और कोई एडिशनल चीज नहीं। ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट्स रहेंगे जो किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट वो होता है जो कम से कम एक सब्जेक्ट रहता है और अपने साथ एक मॉडिफायर रखता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट माने कोई नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट कोई शब्द रहेगा। तो नाउन और प्रोनाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव। तो कंप्लीट में कम से कम एक सब्जेक्ट रहेगा और एक मॉडिफायर रहेगा, यानी एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है। चलिए अब आगे प्रेडिकेट देखिए कि व्हाट इज अ प्रेडिकेट। तो अब प्रेडिकेट tells about the सब्जेक्ट। यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंप्लीट। हो गया। ठीक है, यह हो गया। तो साथियों, अ प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट का काम होता है, प्रेडिकेट उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। समझिए ना, क्या करता है, क्या रखता है, क्या खाता है, माने ये सारी जानकारियां देना प्रेडिकेट का काम है। इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन जो एडिशनल होगा, इधर से खाने पीने करने धरने का इससे संबंधित वो सब प्रेडिकेट का काम है। ठीक है। तो अब तो समझ गए कि सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव।
और ये प्रेडिकेट जो है, यानी प्रेडिकेट का मतलब क्या? मतलब प्रेडिकेट में वर्ब की प्रधानता होती है। वर्ब केवल एक वर्ब को भी प्रेडिकेट हम कह सकते हैं बिना किसी एडिशनल वर्ड्स के। हाँ, तो आइए, प्रेडिकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, बता रहे हैं कि क्या क्या होता है। तो पहला होता है सिंपल। सिंपल प्रेडिकेट में ओनली वर्ब रहेगा, केवल वर्ब। बोले हैं ना कि केवल वर्ब भी रहेगा तो प्रेडिकेट हो सकता है। सेकंड क्या है? कंपाउंड। इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ब्स रहेंगे जो कंजंक्शन से जुड़े रहेंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है? कंप्लीट। कंप्लीट में वही कम से कम एक वर्ब रहेगा और एक उसका मॉडिफायर रहेगा, ठीक है ना। हम मॉडिफायर के बारे में तो जान ही रहे हैं कि वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, अभी तो पहले चर्चा किए हैं ना। एडवर्ब करता है, तो कंप्लीट में एक वर्ब रहेगा और कम से कम और एक उसका मॉडिफायर यानी एडवर्ब रहेगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं ना है? हाँ, इनकी विशेष जानकारी आगे जो क्लॉज का जो सेशन चलेगा उसमें अवश्य करूँगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के मेल से क्लॉज या सेंटेंस बनते हैं, इसलिए इनकी प्रधानता वहाँ पर है। विस्तृत जानकारी देंगे, अवश्य देंगे। तो साथियों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे कि अब आगे क्या होता है। अब चलिए देखिए, यह जो फ्रेज होता है वह मूलतः 5 प्रकार के होते हैं, और होते हैं लेकिन बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेज बेसिकली। तो कौन कौन होते हैं? हो गया।
कौन कौन? पहला नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा वर्ब फ्रेज, चौथा एडवर्ब फ्रेज और पांचवा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो साथियों, ये सभी जो हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलते जुलते हैं, यानी उनके जैसा ही इन सबों का काम किसी वाक्य में रहता है। लेकिन जो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है यह जनरली एडजेक्टिव या एडवर्ब जैसा काम करता है। समझ गए? ठीक है। और सभी जो हैं जैसा नाम वैसा काम है। नाउन नाउन जैसा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव जैसा, वर्ब वर्ब जैसा, एडवर्ब एडवर्ब जैसा। माने एडवर्ब फ्रेज जो है, इसमें से फ्रेज हम मान लीजिए कॉमन है निकाल दिए, तब देखिए क्या बचता है। देखिए नाउन बचा, एडजेक्टिव बचा, वर्ब बचा, एडवर्ब बचा, प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशन का ही एडजेक्टिव फॉर्म है ना। इन लोगों का संबंध पार्ट्स ऑफ स्पीच से है कि नहीं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना। तो ये भी वही है, लेकिन ये प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होता है, इनका निर्माण तो प्रीपोजिशन से होता है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज begins with a preposition and ends with a noun or pronoun generally। समझिए? लेकिन वर्क जो है, इनका फंक्शन जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब जैसा वाक्यों में होता है। जैसे देखिए यहाँ हमने दो वाक्यों को लिया है ना, तो देखिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेज यहाँ है, इन द रूम एंड इन अ गुड मैनर। ये दोनों जो हैं ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं। लेकिन देखिए वर्क कैसा कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, ये एडवर्ब जैसा काम कर रहा है सेंटेंस में, है ना। जैसा पूर्व में मैंने चर्चा किया ना इसके बारे में। तो इनकी विस्तृत जानकारी आगे चलकर पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित चर्चा जब होगी तो उसमें आप लोगों को स्वयं मिल जाएगी, उसका क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अगला जो सेशन होगा मेरा वह क्लॉज से संबंधित होगा, जिनका स्थान अंग्रेजी भाषा में ही नहीं और भाषाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसे देखना मत भूलिएगा। आज का सेशन में यहीं समाप्त कर रहा हूँ। तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।